Hello everyone. Today in this session we will discuss effect of changing various parameters on break even point. आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस आते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस आता है या फिर सेल्स रेवेन्यू में कुछ चेंजेस आता है तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर किस तरह की इफेक्ट रहेगी वो हम डिस्कशन करेंगे। अब ये सेशन को समझने के लिए आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको ब्रेक इवन चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके बारे में भी हमने एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है, तो आप पहले वो सेशन देख लेना अच्छी तरह से, फिर ये वाला सेशन देखना तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेशन है उसमें हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करते हो या फिर डिक्रीज करते हो, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करते हो या फिर इंक्रीज करते हो, आपकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कैसी इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने डिस्कशन किया कि आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वेरियस पैरामीटर्स ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। જુદા જુદા પરિબળોમાં ફેરફારની ब्रेक इवन पॉइंट पर थती असरों। इसमें हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट होगा फिक्स कॉस्ट का, दूसरा होगा वेरिएबल कॉस्ट का और तीसरा होगा सेल्स रेवेन्यू का। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिखा है कि इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज डिक्रीज, जो स्थायी खर्च घटाड़वामां आवे तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर किस तरह की इफेक्ट रहेगी। तो चलिए ये ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबको पता है कि आपको सबसे पहले ब्रेक इवन चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन चार्ट के लिए ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, तो हमने से ब्रेक इवन चार्ट के सेशन में देखा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्शन क्वांटिटी। आप कितना, आपके प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है वो आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस ऊपर लेना है आपको आपकी इनकम, यानी कि आप जब प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो तो उनसे आपकी इनकम कितनी हो रही है वो वाई एक्सिस के ऊपर लेना है, और दूसरा लेना है कॉस्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना खर्च लगा वो भी वाई एक्सिस के ऊपर ही लेना है। अब ब्रेक इवन चार्ट बनाने के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करनी होगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो गई हमारी ए बी लाइन, जो ब्रेक इवन चार्ट के सेशन में देखा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो ओ एन लाइन है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, जो इंक्लाइंड लाइन है। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट लाइन। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, टोटल कॉस्ट की लाइन। तो टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी स्टार्ट होगी पॉइंट ए से, यहां से। तो ये वाली जो लाइन है एसी लाइन वो हो गई हमारी टोटल कॉस्ट लाइन। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, सेल्स रेवेन्यू। इनकम से आपकी कितनी, आपकी सेलिंग से कितनी इनकम हो रही है। तो ये ओ पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां तक, डी पॉइंट तक। ये ओडी लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी सेल्स रेवेन्यू, यानी कि आप जो सेल कर रहे हो उनसे आपकी इनकम कितनी हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप सबको पता है कि ब्रेक इवन चार्ट में जहां पर टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स रेवेन्यू की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो वो हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन चार्ट में ये वाला जो पॉइंट है वहां पर आपकी ये जो सेल्स रेवेन्यू की लाइन है और टोटल कॉस्ट की लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ई। ये वाला जो पॉइंट मिला हमें क्या मिला, पॉइंट ई। अब ई पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट ई से आपको एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ब्रेक इवन पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो क्या है, Q1 प्रोडक्शन क्वांटिटी। इसे हम बोलेंगे
बी ई क्यू जो होगा हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी, जहां पर आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। अब देखो आप, अब क्वेश्चन क्या है, ये ब्रेक इवन चार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन क्या है, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज डिक्रीज, जो स्थायी खर्च घटाड़वामां आवे, यानी कि अगर आप फिक्स कॉस्ट में कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हो। अब देखो ये वाली जो ए बी लाइन है, ये वाली जो ए बी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिक्स कॉस्ट की लाइन। अब हमें क्या करना है, आप हमारी फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करना है, तो आपको एक ए बी लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके नीचे ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। तो यह जो लाइन ड्रॉ की, जो ए बी लाइन है उसके नीचे है और उसके पैरेलल है, जो है हमारी ए डैश बी डैश लाइन, और उसको क्या कहां ड्रॉ करना है, उसको नीचे की ओर ड्रॉ करना है, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ये हो गई हमारी न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। क्या हो गई, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो हमारा जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो हम वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब देखो हमारा जो ओरिजिनल चार्ट था उसमें आपकी ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, पॉइंट ए से। अब हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट की लाइन होगी, नई लाइन जो होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, ए डैश से। तो ए डैश से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए डैश सी डैश, यहाँ पर सी डैश है, यहाँ पर ये वाला सी है और यहाँ पर है सी डैश। तो एक ए डैश सी डैश जो लाइन मिली वो हमें मिलेगी न्यू टोटल कॉस्ट। अब देखो फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करने के बाद हमें एक नई लाइन मिली, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन। अब देखो फिक्स कॉस्ट की लाइन में चेंजेस हो रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में भी चेंजेस होगा। अब देखो पहला वाला जो पॉइंट था उसमें फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की लाइन यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब देखो सेल्स रेवेन्यू की लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है वो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। अब देखो हमने फिक्स कॉस्ट में चेंज किया तो उस हिसाब से टोटल कॉस्ट में भी चेंजेस आ गया। अब आपका न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला होगा, यहाँ पर आपकी सेल्स रेवेन्यू की लाइन और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह हमें बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे ई डैश। तो ये हो जाएगा आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो ई डैश में से एक आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको एक नई प्रोडक्शन क्वांटिटी मिलेगी जो आपकी होगी न्यू ब्रेक इवन प्रोडक्शन क्वांटिटी आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज करने की इफेक्ट। अब देखो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखना है कि जो डिस्क्रिप्शन आपके बुक में भी दिया है और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि अगर आप फिक्स कॉस्ट डिक्रीज कर रहे हो तो आपका जो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट है ई, जो आपका जो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है ई से कहां पर आ गया, ई डैश के ऊपर, यानी कि वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड व्हेन यू डिक्रीज द फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो उनसे क्या होगा कि अगर आप अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो यानी कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कम कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब अगर आपको प्रॉफिट में सेम मेंटेन करना है, अगर आपको प्रॉफिट सेम मेंटेन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो आपको डिक्रीज करना होगा, कितना, Q1 माइनस Q2 क्वांटिटी जितना डिक्रीज करना होगा। अब देखो पहली इफेक्ट कौन सी थी कि आपका जो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहां पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट।
अब अगर आप फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो और प्रोडक्शन के वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट सेम मेंटेन रखना है तो उसमें आपको क्या करना है, आपका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो आपको डिक्रीज करना होगा। कितना? Q1 माइनस Q2 क्वांटिटी, जितना ये वाला जो डिफरेंस है उतना वॉल्यूम आपको डिक्रीज करना होगा अगर आपको प्रॉफिट सेम मेंटेन रखना है। तो ये थी इफेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट की। अब देखो, कोई भी पैरामीटर की इफेक्ट देखनी हो तो पहले आपको ये वाला ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट का ड्रॉ किया, अब चलिए दूसरा लेते हैं। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि चलित खर्च વધે છે तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर किस तरह की इफेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस करनी है आपको कि ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ कर दो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से। ये हमारा ब्रेक इवन चार्ट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इफ वेरिएबल કોસ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ, જો ચલિત ખર્ચ વધારવામાં આવે। अब देखो, ये वाली जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, लाइन ओ एन जो दिख रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन की ऊपर की ओर हो। क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाली जो नई लाइन बनेगी वेरिएबल कॉस्ट की वो आपकी पुरानी लाइन से ऊपर की ओर रहेगी। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रहे हो तो आपको लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करनी है। सिंपल है। तो चलिए पहले हमें लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ करनी होगी। अब देखो, ये वाली लाइन मिल गई, लाइन ओ एन डैश जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन से ऊपर की ओर है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अब वही सेम थिंग्स कि टोटल कॉस्ट का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं है लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये ऑब्वियस है कि आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब देखो, नई जो टोटल कॉस्ट की लाइन होगी वो कहाँ होगी? ये आपकी जो ऐसी लाइन है उसके ऊपर की ओर रहेगी। अब देखो, ये हो गई हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट लाइन। अब नई जो लाइन मिली, सपोज ए सी डैश मिल गई। अब ए से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो ए से ही स्टार्ट होगी, लेकिन आपका जो ये वाला सी पॉइंट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कहां तक? सी डैश की ओर। तो उस केस में आपका नई टोटल कॉस्ट की लाइन मिलेगी जिसे हम बोलेंगे न्यू टोटल कॉस्ट। फिर से वही कॉन्सेप्ट आया कि जहां पर आपकी सेल्स रेवेन्यू की लाइन, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है? आपकी सेल्स रेवेन्यू की लाइन है। ये वाली जो लाइन है वो है सेल्स रेवेन्यू की लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है? न्यू टोटल कॉस्ट की लाइन। अब दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट उसे मार्क कर दो आप, और उस पॉइंट को बोल दो ई डैश। तो इस ई डैश को हम बोलेंगे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि जहां पर टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स रेवेन्यू की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर आपकी नई कॉस्ट, न्यू टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू की लाइन ई डैश के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो उस हिसाब से हमें मिलेगा हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, अब आपको मिल जाएगी नई क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी Q2। अब देखो, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करो तो उसकी इफेक्ट क्या है? सबसे पहले इफेक्ट क्या है? आपका जो ये ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया कहां पर? राइट साइड की ओर। कहां पर शिफ्ट हो गया? राइट साइड की ओर। अब देखो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो उनसे क्या होगा कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया, और टोटल कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर आप अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम सेम रखते हो तो उस केस में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा।
अगर आपको प्रॉफिट सेम मेंटेन रखना है तो आपको अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना होगा। कितना वॉल्यूम बढ़ाना होगा? ये जो Q1 और Q2 के बीच का जो डिफरेंस है उतना बढ़ाना होगा। कितना होगा? Q2 माइनस Q1 जितना आपको प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना होगा। तो तीन इफेक्ट मिली। सबसे पहले इफेक्ट कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया राइट साइड की ओर, क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्शन का वॉल्यूम सेम रखते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर सेल्स रेवेन्यू में कुछ चेंजेस नहीं आते तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। फिर अगर आपको प्रॉफिट सेम रखना है पहले वाले सिचुएशन जितना, यानी कि ई पॉइंट के ऊपर अगर आप ब्रेक इवन क्वांटिटी रखते हो उस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो उतना अगर आपको प्रॉफिट मेंटेन रखा तो आपको अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। कितना? Q2 माइनस Q1 जितना। तो ये हमें इफेक्ट मिली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने की। अब देखो आपको क्या डिस्कशन करना है होमवर्क में। यहाँ पर हमने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज किया। अब आपको डिस्कशन करें कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका ई पॉइंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है, ये आपका टास्क है। सिमिलरली प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने डिस्कशन किया कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसके इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। अब आपको डिस्कशन करा कि अगर आप फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहे हो तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होगी, वो आपको डिस्कशन करना है आपको आज के टास्क में। दो पॉइंट हो गए हमारे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब तीसरा पॉइंट है, इफ सेल्स रेवेन्यू इज इंक्रीज, जो वेचाण आवक વધે तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ कर दो। पहले की तरह ही जो हमारा था वही, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स रेवेन्यू की लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपकी તમારી જે વેચાણ આવક છે એ વધે છે। अब देखो ये जो है वो क्या है, आपका सेल्स रेवेन्यू की लाइन। अब देखो सेल्स रेवेन्यू बढ़ने की वजह से आपको एक लाइन, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो आपकी ओरिजिनल सेल्स रेवेन्यू की लाइन है उसके ऊपर की ओर, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। तो आपको नई लाइन ड्रॉ करनी है जो होगी ओ डी डैश लाइन। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ओ डी डैश लाइन, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, न्यू सेल्स रेवेन्यू लाइन। तो ये जो ऊपर की ओर लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ रही है। अब देखो फिर से वही, जहां पर आपकी न्यू सेल्स रेवेन्यू लाइन, ये जो न्यू सेल्स रेवेन्यू लाइन है और ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस पॉइंट को बोल दो ई डैश पॉइंट। ई डैश पॉइंट हमारा क्या होगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा कि ई डैश में से आपको एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो आपको मिलेगा Q2 प्रोडक्शन क्वांटिटी। अब आप देखो आपकी अगर सेल्स रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्या इफेक्ट मिले आपको। सबसे पहले इफेक्ट कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ने की वजह से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड की ओर। नया ब्रेक इवन पॉइंट बोला ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड की ओर, तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड की ओर। अगर आप अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम सेम रखते हो तो उस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू बढ़ने की वजह से अगर आपका प्रोडक्शन का वॉल्यूम सेम है तो उस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है इसमें। और दूसरी इफेक्ट है कि अगर आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन रखना है तो आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा। कितना, Q1 माइनस Q2 क्वांटिटी, ये वाला जो डिफरेंस है उतना अगर आप डिक्रीज करोगे प्रोडक्शन का वॉल्यूम Q1 माइनस Q2 जितना, तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपका प्रॉफिट सेम मेंटेन रहेगा। तो तीन इफेक्ट मिली। पहली इफेक्ट थी कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है। दूसरी इफेक्ट, अगर आप प्रोडक्शन का वॉल्यूम सेम रख रहे हो तो उस केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन रखना है तो उसमें आपको प्रोडक्शन का वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा। कितना, Q1 माइनस Q2 क्वांटिटी की जितना। तो आप देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ
सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अगर आप ब्रेक सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है वो डिस्कस करो। तो उसमें क्या करना है, आपको ये वाला चार्ट ड्रॉ करना है और फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है 3 पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर आप सेम रखते हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि या फिर कम होगा, अगर सेम प्रॉफिट लगना है तो आपको प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना है या फिर डिक्रीज करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना है। तो अब देखो ये वाले 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह के। कि सबसे पहला क्या था हमारा कि आप फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट हो रही है, उसी तरह फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट मिलेगी। ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो तो उसकी क्या इफेक्ट होगी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। ये दूसरे 2 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन। फिर सेल्स रेवेन्यू आप इंक्रीज कर रहे हो या फिर सेल्स रेवेन्यू अगर डिक्रीज होती है आपकी तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है, तो वो आपको डिस्कशन करा था। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करने हैं और उसका ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करना है और आपको डिस्कस करके आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। तो आप देख सकते हो आज का टास्क वही है आपका कि डिस्कस इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है, चार्ट ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है वो चार्ट ड्रॉ के आपको डिस्कस करना है। अगर सेल्स रेवेन्यू आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है वो आपको डिस्कस करना है। तो अब देखो 3 पॉइंट मैंने डिस्कशन कर दिए, अब 3 पॉइंट आपको अपने आप सोल्व करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। So here we have completed our today's session. For any query regarding this session, you can contact me. Thank you. Have a nice day.